Good morning, children. This is your Bhagwat madam for physics, and we are on the next chapter, that is refraction through prism. So ये जो चैप्टर है वो लाइट का चैप्टर है और अभी तक हमने 2 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं लास्ट वीडियोस में. फर्स्ट था रिफ्लेक्शन और सेकंड था रिफ्रैक्शन. लेकिन जो सेकंड चैप्टर था रिफ्रैक्शन वो था रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस. अब ये जो चैप्टर है दैट इज़ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म. अब सबसे पहले देखिए व्हाट इज़ अ प्रिज्म. सो फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ प्रिज्म. ये देखिए प्रिज्म का डायग्राम मैंने बनाया हुआ है. ये 3D डायग्राम है. इसमें देखिए 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस दिख रहे हैं. एक आगे की तरफ है, दूसरा पीछे की तरफ है. तो ये दोनों ट्रायंगुलर सरफेस के बीच में ये देखिए ये और ये दूसरा, ये 2 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं और तीसरा रेक्टेंगुलर फेस ये है. दैट मीन्स प्रिज्म जो कि ग्लास का बना हुआ होता है एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो 2 ट्रायंगुलर और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलके बनता है. So a transparent glass medium bounded with 2 triangular and 3 rectangular faces is called a prism. अब देखिए प्रिज्म को जब हम मैथमेटिकल डेरिवेशन के लिए लेते हैं तो सिर्फ एक सामने वाला एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं. सो यहाँ से हम इसको और अच्छे से समझते हैं. ये देखिए ये प्रिज्म बना हुआ है. इस प्रिज्म में ये जो एंगल है ABC ये एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है. देखिए यहाँ पे ये जो 2 फेसेस हैं ABC, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है 2 ट्रायंगुलर फेसेस कौन कौन से ABC और A', B', C', और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं A', B', B', C', एंड A', ये 3 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं. अब इस प्रिज्म को इस तरह से शो किया गया है जिसमें A एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है. यहाँ से लाइट आएगी और यहाँ से जाएगी. सो ये फेस और ये फेस ये कहलाता है रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, क्योंकि लाइट का रिफ्रैक्शन इन दोनों सरफेस से होगा. और ये ABC जो है ये कहलाता है बेस ऑफ द प्रिज्म. सो यही यहाँ पे देखिए ड्रॉ किया गया है. ABC इज़ अ प्रिज्म विथ BC अ बेस. AB एंड AC आर रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस and A is called angle of prism. So this is all about the prism. Next topic पर जाते हैं हम लोग. रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म. प्रिज्म से रिफ्रैक्शन किस तरह से पॉसिबल है, लेट्स सी दैट. अब देखिए ABC एक प्रिज्म को दिख रहा है. इस पर PQ एक लाइट इंसिडेंट हो रही है. सो PQ विल बी कॉल्ड एज इंसिडेंट रे. अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये इस तरह से जो डॉटेड लाइन बनी है इसी पाथ को फॉलो करके सीधी निकल जाती. बट प्रिज्म की प्रेजेंस की वजह से ये इंसिडेंट लाइट प्रिज्म के अंदर जब जाती है तो सीधी न जाके QR के फॉर्म में रिफ्रैक्ट हो जाती है. सो QR विल बी कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म. पॉइंट R पर AC प्रिज्म के रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा. तो अब लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी. यहाँ पे लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही थी, तो इसीलिए अब लाइट रे का जो पाथ होगा वो RS होगा. सो PQ कहलाएगी इंसिडेंट रे, QR कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म और RS कहलाएगी एमर्जेंट रे. एमर्जेंट रे के बारे में पहले मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले चैप्टर्स में. सो अब AB सरफेस पे देखिए MO एक परपेंडिकुलर है जो कि नॉर्मल कहलाता है, और AC सरफेस पे
NO ये नॉर्मल है। तो जब लाइट रे PQ रेयर से डेंसर में जाएगी तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। सो ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंड होके, ये ऐसे सीधी नहीं जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी और ये नॉर्मल है। उसी तरह से इस सरफेस पे पॉइंट R पे लाइट रे QR जब डेंसर से रेयर में जाएगी इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसको ऐसे सीधे जाना था तो ये सीधे ना जाके इस नॉर्मल से अवे हो जाती है, बेंड अवे हो जाती है और RS के फॉर्म में ये एमरजेंट रे के फॉर्म में ये बाहर निकल जाती है। सो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में इस तरह से हम डायग्राम बनाते हैं। अब जैसे मैंने बताया था कि अगर प्रिज्म नहीं होता तो PQ लाइट रे इस तरह से सीधी चली जाती। अब अगर ये एमरजेंट रे को अगर हम ड्रॉ करते हैं पीछे की तरफ और ये है इंसिडेंट रे, तो ये पॉइंट T पर जो एंगल बन रहा है जिसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज़ द सिंबल ऑफ डेल्टा एंड दिस डेल्टा इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन मीन्स लाइट रे प्रिज्म के प्रेजेंस की वजह से कितनी डेविएट हुई है अपने पाथ से, ये उसका मेज़रमेंट कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। क्योंकि लाइट रे PQ को ऐसे स्ट्रेट जाना था लेकिन प्रिज्म की प्रेजेंस की वजह से ये 2 बार डेविएट हो गई, अपने पाथ से डेविएट हो गई। एक बार QR के फॉर्म में इस सरफेस पर और एक बार RS के फॉर्म में इस सरफेस पर। तो इन दोनों लाइट रेज के बीच में प्रिज्म के अंदर जो एंगल बनता है दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। सो ये है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब देखिए इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। इस ग्राफ की हेल्प से बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि व्हाट इज़ एंगल ऑफ डेविएशन। ये देखिए ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। x एक्सिस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसका सिंबल होता है I। y एक्सिस पे एंगल ऑफ डेविएशन लिखा है जिसका सिंबल है डेल्टा। अब देखिए दोनों एंगल्स के बीच में कुछ रिलेशन होता है, दैट मीन्स प्रिज्म के फर्स्ट सरफेस पे, ये देखिए प्रिज्म के फर्स्ट सरफेस पे जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन देखिए ये सेम रे के बीच में बन रहा है, तो इसलिए दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होता है। क्या रिलेशन है? देखिए जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज़ हो रहा है, देखिए ये 0 से इस तरफ होता है इंक्रीजिंग। सो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ डेविएशन पहले डिक्रीज़ हो रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन पहले डिक्रीज़ होता है। यहाँ पर एक मिनिमम वैल्यू अटेन करने के बाद ये वापस इंक्रीज़ होता है। ये हमको समझ में आ गया होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस कंटिन्यूस बढ़ाते जा रहे हैं, इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन पहले तो डिक्रीज़ होगा और डिक्रीज़ होने के बाद इंक्रीज़ होगा। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बीच में जो मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू कहलाती है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। यहाँ पे देखिए ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है, लेकिन ये डेल्टा m है। डेल्टा m का मतलब होता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को और अच्छी तरह हम लोग समझते हैं। देखिए अगर मैं ये पॉइंट लूँ, इस पॉइंट पे देखिए ग्राफ के इस पॉइंट से अगर मैंने ये लाइन जॉइन की है यहाँ से, तो ये देखिए 2 हमको इंटरसेक्शन मिलते हैं। मतलब एक एंगल ऑफ डेविएशन के लिए हमको 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल रहे हैं, है ना। इस ग्राफ के इस कर्व की वजह से अगर हम एक एंगल ऑफ डेविएशन ले डेल्टा, तो इस डेल्टा को अगर हम
जॉइन करें तो इस डेल्टा के लिए हमको करस्पॉन्डिंग, देखिए एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल रहे हैं I1 और I2। इसी तरह से अगर यहाँ पे मैं कोई एक डेल्टा लेती हूँ, दूसरा कोई पॉइंट, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी यहाँ पे देखिए हमको दो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेंगे, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा, मतलब यहाँ पे और एक यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए अब अगर ये डेल्टा है तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डेल्टा की दो वैल्यू नहीं है, मतलब इस डेल्टा के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू है। तो ऐसा एंगल ऑफ डेविएशन जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मिलती है वो कहलाता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, जिसको हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सो डेल्टा और डेल्टा एम में डिफरेंस समझ में आप लोगों को आ गया होगा। डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन, वो कोई भी हो सकता है, इसके लिए हमेशा दो एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे I1 और I2। लेकिन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वो एंगल ऑफ डेविएशन है जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस सिर्फ एक होता है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर विच only one angle of incidence exists। so ये टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म के लिए हमको फार्मूला फाइंड आउट करना है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रिलेशन बिटवीन म्यू एंड डेल्टा एम। म्यू मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डेल्टा एम मतलब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब देखिए